हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी केमिकल काइनेटिक्स की थर्ड क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछली क्लास शॉर्ट थी, 6 मिनट की क्लास थी। उसमें 6 मिनट की किस लिए थी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 6 मिनट की सेट हो पाई थी। तो मैं उसी क्लास को अब आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दर नियम आपको मैंने बताया था कि दर नियम क्या होता है। तो दर नियम मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दी थी कि दर नियम या रेट लॉ क्या होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ कि रेट लॉ दर नियम या फिर इसको दर व्यंजक भी बोलते हैं। तो बेटा दर व्यंजक या रेट लॉ क्या होता है, इसके लिए ये हमको अभिक्रिया के वेग पर सांद्रता के प्रभाव को एक्सप्लेन करता है। पहली बात तो ये जरूरी है आपको जानना, सांद्रता के प्रभाव को कैसे एक्सप्लेन करता है। जैसे मान लो अब मैंने आपको अभिक्रिया लेता हूँ A + 2B, 2A + 2B = C + D। ओके, अब हम इसका दर नियम कैसे लिखें। तो पहले हमको ये अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई एक ही सांद्रता हम कितनी ले तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ प्रायोगिक डेटाओं से निकलती है। तो दर नियम अब इसके लिए अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, जो प्रायोगिक रूप से आता है R = K A⁴x और B⁴y। ओके, अब यहाँ मैं x और y क्यों लिख रहा हूँ, 2 और 2 क्यों नहीं लिख रहा। अगर ये 2 लिख देता हूँ तो ये दर व्यंजक नहीं है, ये गुलवर्ड-बागे का नियम हो जाता है। लेकिन वो है गुलवर्ड-बागे का नियम, जैसे सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहते हैं, साम्य अवस्था में पढ़ा था हमने। और ये है दर नियम। तो इसमें ये x और y का मान जो आता है वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये मान किससे निर्धारित होता है बेटा, प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है। ये मान हो जरूरी नहीं है। अब जैसे अब आपको मान लो मैं x बराबर कह देता हूँ a, तो इसका ये मतलब है अगर a की सांद्रता को दुगना करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर x का मान 2 है तो अगर मैं a की सांद्रता को दुगना करूँगा तो अभिक्रिया का वेग 2⁴ हो जाएगा। दुगना किया ना मैंने a की सांद्रता को, और x का मान मैंने 2 रख दिया, 2 की 2⁴ कितना हुआ, 4 हुआ। तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। जब हम किसी भी अभिक्रिया का दर व्यंजक लिखते हैं तो पहले ये प्रयोग करके देखना पड़ता है किसी भी अभिकारक की सांद्रता को दुगना करने से वेग पर क्या असर पड़ रहा है, उससे हमको ये घातांक पता लगती है। तो ये दर नियम कैसे आता है बेटा, प्रायोगिक रूप से आता है, प्रयोग करके देखना पड़ता है। अब प्रयोग करके अगर देखना पड़ता है तो मान लो किसी भी प्रयोग को हमने स्टडी करने के बाद ये दर नियम निर्धारित कर लिया, तो फिर परिभाषा क्या होगी। परिभाषा जैसे मैंने इस अभिक्रिया के लिए ये दर नियम लिखा है ना, तो फिर परिभाषा क्या होगी, किसी भी अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक रूप से निर्धारित वह व्यंजक, मैंने लिखा है प्रायोगिक रूप से निर्धारित वह व्यंजक। इससे सीधा सा मतलब है, ये सीधे हम अभिक्रिया की जब तक प्रयोग की स्टडी नहीं करेंगे तब तक दर व्यंजक नहीं निकल पाएगा। सीधे अभिक्रिया को देख के नहीं लिख पाएंगे। वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया वेग को जिसमें अभिक्रिया के वेग को, देखो ये अभिक्रिया का वेग है और ये अभिकारक की सांद्रता है, वेग को
अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के ऊपर, ये घात लगाइए ना मैंने प्रायोगिक रूप से, ऊपर कुछ घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है। क्या कहलाता है? वेग नियम या दर नियम कहलाता है। दर व्यंजक कहलाता है। तो ये आपके दर व्यंजक की डेफिनेशन हो गई कि भाई किसी भी अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक रूप से एक तो सेट होने वाला है निर्धारित वह व्यंजक जिसमें अभिक्रिया पदार्थों की सांद्रता के ऊपर कुछ घातांक लगाकर उसे व्यक्त करते हैं, कहलाता है दर व्यंजक। क्लियर हो गई? अब देखिए, एक दो बात आपने यहाँ सीखी। एक तो अभिक्रिया को देख के तो दर व्यंजक लिख ही नहीं सकते, और एक ये जो अभिक्रिया के रस समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं इनको, ये घातांक के बराबर हो जरूरी नहीं। तो ये बात भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बात जो सीखी वो ये सीखी। पहली बात तो क्या सीखी बेटा? दर व्यंजक अभिक्रिया को देखकर नहीं लिख सकते, हैं। और दूसरी बात आपने ये सीखी है, अभिक्रिया के रस समीकरण मिति गुणांक दर व्यंजक रस समीकरण मिति गुणांक ये घातांक के बराबर हो आवश्यक नहीं है। नहीं है। इनके मान बराबर हो भी सकते हैं, ये एक संयोग है, हो भी सके ये संयोग है, जरूरी नहीं है हो ही। तो ये घातांक और ये मान बराबर हो ये आवश्यक नहीं। क्लियर? तो ये दो बातें भी आपने नोट की दर व्यंजक के बारे में। अब दर व्यंजक भाई जब हम अभिक्रिया को देख के नहीं लिख सकते, और ये गुणांक फिर पता x बाई, ये तो मैंने माने हैं। अब इनके मान क्या होंगे? तो दर व्यंजक का निर्धारण होता कैसे है? तो प्रायोगिक रूप से होता है। तो तुम कहोगे साहब गुरुजी हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैं आपको बता दूं 4.9, 4.10, 4.11 और 4.12 NCERT के जी ये क्वेश्चन हैं। इनके अंदर दर व्यंजक की ही गणना करवाई जाती है, और उसके लिए आपको एक सारणी बनाकर प्रयोग के डेटा दिए गए होते हैं। तो उन डेटाओं को देखकर आप दर व्यंजक की गणना कैसे करोगे, ये मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा देता हूँ। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रायोगिक डेटा लिख देता हूँ। इसके प्रायोगिक डेटा के क्या थे?
ठीक है। तो देखो ये अगर हम एक अभिक्रिया उठाते हैं और इसके डेटा प्रायोगिक रूप से जो है कि उसने ए की सांद्रता क्या ली है, बी की सांद्रता हमने क्या ली है, और फिर हमको अभिक्रिया की रेट क्या है। तो प्रयोग 1 के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं ए की सांद्रता 6.0 इंटू 10 की घात -3 मोलर लेके चलता हूँ और बी की सांद्रता 1 इंटू 10 की घात -3 मोलर लेके चलता हूँ, तो मुझे रेट मिलती है 0.012। इसी प्रकार दूसरे प्रयोग में जब मैं 6.0 इंटू 10 की घात -3 मोलर सांद्रता लेके चलता हूँ और इसकी 2 इंटू 10 की घात -3 मोलर सांद्रता लेके चलता हूँ, तो रेट मिलती है मुझे 0.024, यानी दुगनी हो गई। ठीक है। तीसरे प्रयोग में जब मैं सांद्रता इसकी तो वही 2 इंटू 10 की घात -3, अब मैंने इसकी बदल दी और इसकी 1.4 इंटू 10 की घात -3 रखी, तो रेट मुझे मिली 0.0020। फिर चौथे प्रयोग में मैंने इसकी सांद्रता को डबल कर दिया 4 इंटू 10 की घात -3, लेकिन इसकी सांद्रता लगभग वही रहने दी, थोड़ा सा चेंज जरूर है लेकिन लगभग वही है, तो मुझे रेट मिली 0.0080। तो ऐसे ही आंकड़े आपको अभिक्रिया के दिए हुए होते हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसे आंकड़े आपको दिए हुए होते हैं। तो इन आंकड़ों की मदद से आप दर व्यंजक कैसे गणना करोगे, ऐसे की ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं आप मुझे पूछ सकते हो दूसरे दिन। 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 उनमें भी ऐसे ही है, आप उनको करेंगे। और एक उदाहरण और दे रखा है जहाँ दर व्यंजक एक्सप्लेन किया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन आंकड़ों से, एक तो देखो आंकड़ों को देख के ही पता लग जाता है, अगर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब जैसे मैं तो देख के ही बता दूँ कि क्या क्या आएंगी। अब जैसे इसका दर व्यंजक क्या होगा, तो मैंने पहले तो माना था r बराबर k, a की पावर मुझे घात पता नहीं है तो मैंने x मानी थी, और b की भी मुझे घात पता नहीं है तो मैंने क्या मानी थी, y मानी थी। तो ये तो मैंने मानी है। अब वैसे मुझे तो नज़र आ रही है कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, इन आंकड़ों को देखते ही नज़र आ गया मुझे तो। लेकिन तुम्हें भी नज़र आए तो उसके लिए मैं आपको तरीका भी बताता हूँ और डायरेक्ट सोचने का तरीका भी बताता हूँ। देखिए बेटा, अगर ये दर नियम है और ये प्रयोग में लेता हूँ a की सांद्रता ये पुट करता हूँ और b की सांद्रता ये पुट करता हूँ, ठीक है, तो वेग का मान ये पुट करना पड़ेगा। अब देखो दूसरे इस प्रयोग और इस प्रयोग में मैंने a की सांद्रता में कोई चेंज नहीं किया कि नहीं किया, नहीं किया। लेकिन मैंने b की सांद्रता में चेंज किया है 1 से 2, यानी मैंने b सांद्रता को कितना कर दिया, दुगना कर दिया कि नहीं कर दिया। तो b की सांद्रता को दुगना करने से r पर क्या प्रभाव पड़ा है, r भी दुगना हुआ है, 12 से 24 हो गया, दुगना हुआ ना। तो सोचो b की सांद्रता दुगना की और दुगने करने से ये भी दुगना हो गया, तो y का मान क्या हो सकता है, डेफिनेटली 1 हो सकता है। दुगना तो दुगना, अगर 2 होता तो ये दुगना करने से ये 4 होता, अगर 3 होता तो ये दुगना करने से ये 8 होता, लेकिन अभी कितना हुआ है, दुगना ही हुआ है। तो इसका ये मीनिंग है कि यहाँ क्या है, 1 है। तो y का मान हमको कितना मिल गया, 1। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया है, लेकिन इसी को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें कि y का मान 1 क्या है। तो लो आ जाओ करते हैं कि अगर मैं r का मान ये रखता हूँ पहले प्रयोग से, प्रयोग संख्या 1 से, मैंने प्रयोग संख्या में मुझे r का मान दे रखा है 0.012, k का मान तो मैं दे नहीं रखा तो k ही लिख लेता हूँ। सांद्रता a की प्रयोग 1 में 6.0,
इंटू 10 की घात -3 मोलर दे रखी है। घात मुझे पता नहीं है तो मैंने वही x लिख दी। B की सांद्रता मुझे 1 इंटू 10 की घात -3 मोलर दे रखी है। घात मुझे पता नहीं है तो मैंने वही y लिख दी। इसको मैंने समीकरण 1 माना। ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने प्रयोग 2 से देखा। वेग मुझे प्रयोग 2 में 0.024 दे रखा है, के वही है। ये सांद्रता भी दूसरे पहले प्रयोग में यही है 6.02 इंटू 10 की घात -3, यानी दूसरे प्रयोग में भी पहले के बराबर ही। और ये दुगनी हो गई, लेकिन देखो 2 हो गई ना, ये तो 2 लिख दी। ठीक, अब ये 2 हो गया। अब मुझे निकालना है किसका मान, y का मान। तो y का मान निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देता हूँ। तो इसमें इसका भाग लगेगा, तो 0.024 में किसका भाग लगेगा, 0.012 का। ये कट जाएगा क्योंकि दोनों में ही सिमिलर है। ये भी कट जाएगा क्योंकि दोनों में सिमिलर है। 2 इंटू 10 की घात -3 बटा 1 इंटू 10 की घात -3, और दोनों की पावर लगेगी y, क्योंकि इसकी भी पावर y है और इसकी भी पावर y है। ये कट जाएगा, इधर से 3 पॉइंट कट जाएगा। 12 में 2 का भाग 24 बार 2 बार जाएगा। तो लीजिए यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 2 की पावर y। अब आप जानते हो आधार समान होते हैं तो घात भी बराबर होती है, तो यानी y बराबर 1 हो गए। या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो दोनों तरफ log लो, तो log 2 बराबर log 2 की पावर y। फिर आप क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो y log 2, log 2 से log 2 कट गया, y का मान कितना आ गया, 1 का। क्लियर, y का मान 1 प्रूव हो गया। बहुत अच्छे। अब हमको अभी x का मान और प्रूव करना है, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। x का मान कैसे प्रूव करेंगे वो ले लेता है। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता दूँ तुमको x का मान। भाई ये प्रयोग 3 में देखो, ये मान b की सांद्रता में इस बार कोई चेंज नहीं है। 1.4 1.5, ज़्यादा कोई ना डबल है ना ट्रिपल है, कुछ नहीं है। तो b की सांद्रता में कोई चेंज नहीं है, लेकिन a की सांद्रता को मैं कितना गुना कर रहा हूँ, वही 2 गुना कर रहा हूँ। लेकिन वेग कितना गुना हो रहा है, 20 से 40 4 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है बेटा, 4 गुना हो रहा है। यानी इसको दुगुना करने से ये 4 गुना हो जाता है। तो बताओ घात क्या होनी चाहिए, कि घात क्या लगाऊं कि ये 4 आ जाए यहाँ, तो 2 ही लगाऊंगा। x का मुझे तो सीधे ही पता लग गया, ये दुगुना होने से ये 4 गुना हो रहा है, इसका मान a के ऊपर घात 2 होनी चाहिए। लेकिन तुम कहोगे साहब ऐसे हमारा दिमाग नहीं चलता, आप तो हमको तरीका ही बताओ। तो ये प्रयोग ले लो और ये प्रयोग ले लो, ले लेते हैं लोग। इस समीकरण में जमाएंगे तो r का मान तो ये रहा, ये किसकी सांद्रता है, b की, तो b की सांद्रता y, और ये सांद्रता के ऊपर x, और यहाँ k और आ जाएगा ये लोग। ठीक है, ऐसे ही इसमें इस पर x, इस पर y, और यहाँ k। वही समीकरण 1 समीकरण 2, ये सिमिलर मान है, कट जाएगा इस बार ये मान, ये 4 गुना हो रहा है तो ये 4। वही समीकरण 2 में एक, समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा r की जगह, और यहाँ b तो कट ही जाएगा, सांद्रता समान है, ये भी कट जाएगा। तो a की सांद्रता दुगनी हो रही है तो यहाँ 2 की पावर x आएगा। फिर वही हम दोनों तरफ log लेंगे, log 4 बराबर x log 2। अब इस 4 को भी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 बराबर x log 2।
लॉग 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 2 बराबर x log 2, log 2 से log 2 कट गया, x का मान बराबर 2 के आगे। तो अब हमारा दर नियम क्या हो गया, x का मान तो 2 मिल गया और y का मान 1 मिल गया। ये लो ऐसे दर नियम निर्धारित हो जाता है। क्लियर। अब आप 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 सवालों को करेंगे और मुझे कोई दिक्कत आए तो उसकी फ़ोटो भेजें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये आज तो दर नियम लिखाना ही सिखाऊंगा और साथ में मैं एक स्टूडेंट के द्वारा भेजी गई सॉल्यूशन की प्रॉब्लम को और मैं शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, वो प्रॉब्लम मुझे भेजी है कि समुनन की मात्रा कैसे निकलती है। ले लेता हूँ उसको। ये क्वेश्चन है 12, उदाहरण नंबर 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने का अवनमन होता है। विलियन में अच्छा देखो लिख देता हूँ 2.12 उदाहरण है ये। 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है, इसको कितने में घोला है, 25 ग्राम बेंजीन। ठीक है, घोला है और KF का मान कितना दे रखा है बेटा, KF का मान दे रखा है हमको 1.62 केल्विन का। हिमांक का अवनमन होता है, ये KF का नहीं है, ये डेल्टा TF है। और हिमांक में अवनमन यानी KF का मान हमको कितना दे रखा है, 4.9 का के किलोग्राम मोल इनवर्स का। ओके, पूछा यदि विलियन में द्वितीयांक बनता है तो अम्ल का संघनन कितने प्रतिशत होगा। यहाँ बेटा मैंने तुमको अब तक सिखाई थी वियोजन निकालना, कि वियोजन की मात्रा कैसे निकलती है, उसके लिए मैंने आपको सूत्र भी दिया था। इसमें पूछा है समूनन की मात्रा। वियोजन सदैव 1 से अधिक होता है, मैंने ये भी सिखाया था। वियोजन की मात्रा का मैक्सिमम मान होता है वो जब उसमें कणों की संख्या बढ़ती है तो 1 से ज़्यादा ही होगा वांटॉप गुणांक का मान, लेकिन संघनन में कणों की संख्या घटती है तो उसमें सदैव और सदैव वांटॉप गुणांक का मान 1 से कम होगा, इसलिए आपके इसमें उत्तर आएगा 1 से कम। तो अब हम इसमें संघनन कितने प्रतिशत हो, ये तो तब निकलेगा ना जब पहले हमको क्या निकले, पहले हमको ये निकले कि आई का मान यानी वांटॉप गुणांक का मान क्या होगा। तो वांटॉप गुणांक निकालने के लिए आपको देखो समीकरण ये लगेगी, डेल्टा TF बराबर नॉर्मली तो लगती है KF इंटू मोललता, लेकिन इसके अंदर समूनन हुआ है तो इसके अंदर एब नॉर्मल वैल्यू आएगी डेल्टा TF की। एब नॉर्मल मतलब असामान्य मान आएगा, और जब भी असामान्य मान आता है समीकरण आई से गुना होके लगती है। अब आपको डेल्टा TF का मान तो दे रखा है 1.62, आई का मान हमको निकालना है, KF का मान हमको दे रखा है 4.9 और मोललता के लिए हमको दिया है 2 ग्राम। बेंजोइक अम्ल का अणुभार आप निकालोगे तो शायद 122 आता है, और विलायक का भार आपको 25 ग्राम दे रखा है, इंटू 1000 करोगे तो ये आपके आई यहाँ से निकल के आएगा 1.62। और इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं रेडीमेड ही आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो 1.62 के अंदर
तो मोललता जो आपके निकल के ये आएगा, देखो सवाल ही करना पड़ेगा इसमें कैलकुलेटर। तो इसमें 162 इंटू 122 इंटू 25 बटे 4.9 इंटू 2000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ 1.62 इंटू 122 इंटू 25, तो ये तो हुआ है बेटा 19,804.5। अब डिवाइड बाई 2000, ये करना है हमको 4.9 इंटू 2000। ठीक है, डिवाइड बाई 4.9, तो ये आएगा आपके, इसका भाग दिया तो इसमें 2 का भाग दे दो तो ये आएगा 9.90225 बटे 4.9। इसमें 4.9 का भाग दे देता हूँ मैं, तो 9.9, अच्छा आई निकाला है ना, ये तो लगभग 2 आ गया, तो गलत आ रहा है, तो गलत आना चाहिए। एक मिनट दोबारा लिखते हैं, डेल्टा TF का मान 1.62, KF का मान 4.9 और मोललता 2 इंटू 1000 और ऊपर चला जाएगा कौन सा 122 अनुभाग और विलाय का भाग 25। ये सबको अगर आप सॉल्व करोगे आई का मान आएगा आपके 1/2, लगभग 0.55 बताया था वो 1/2 ही है, लगभग ये मान आएगा आई का। अब सुनो भाई, अब हमको भी संघनन की मात्रा वैसे कितना आया था उसने मेरे को बस दिखा भी है। इस सबको सॉल्व करने पर आई का मान जो आया है वो आया है 'तो चलो मैं अभी उसका मिल नहीं रहा मुझे, तो लेकिन ये आएगा। अब देखो उसने पूछा मुझे कि ये संघनन द्वितीयाणु का क्या होता है, तो अब मैं आपको बता दूं कि बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। इसका द्वितीयकरण होता है, इसका मतलब है इसके 2 अणु मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या बनाते हैं, C6H5COOH और C6H5COOH। ठीक है, तो ये 2 अणु हो गए, तो ये तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इसको मैं यहाँ शो कर देता हूँ, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, तो 2 अणु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब आपको बांटो 2 अणु जुड़ेंगे तो अपन जानते हैं अणुओं की संख्या कम होगी, तो बांटो गुणांक का मान कैसे निकलता है कि 100% इसका संयोजन हुआ है, माना कि इसके संयोजन की मात्रा है एल्फा। ठीक है, संयोजन की मात्रा पूछे जो मैंने एल्फा मान ली, तो आपको पता है कि 2 अणु संयोजित होकर 1 अणु बनाता है, तो चूंकि 2 अणु बनाता है 1 अणु, तो अभी कितने अणु संयोजित हो रहे हैं, एल्फा प्रतिशत,
तो एल्फा अणु जब संयोजित होंगे तो बनाएंगे अल्फा बटा 2, ठीक है, क्योंकि दो अणु एक अणु बनाता है तो अल्फा बनाएंगे अल्फा बटा 2। तो अल्फा बटा 2 अणु बनाते हैं। अब देखो ये तो बचता है 1 प्लस अल्फा, और ये बनता है अल्फा प्लस बटा 2। तो हम जानते हैं कि अब प्रेक्षित कण कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटा 2, ये रिमेनिंग और ये बनेगी। तो ये अब कितना आएगा, अब ये आएगा 1 माइनस अल्फा, अगर इसको हम संयोजित करें तो इसको कॉमन ले लेते हैं कि 1 यहाँ से 1 माइनस या प्लस ही ले लेता हूँ, अल्फा कॉमन आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2 बचेगा, इसमें से अल्फा कॉमन आ जाएगा तो, और माइनस 1, ये वाला माइनस ले लिया, ऐसे कर लिया मैंने। अब देखो ये प्रेक्षित अणु है। अब उसके बाद अब मैं यूँ कहता हूँ कि भाई बांटवा पूर्णांक कैसे निकलता है, सूत्र बताया तो मैंने, प्रेक्षित कणों की संख्या बटे थ्योरेटिकल कणों की संख्या। प्रेक्षित हमको कितने दिखे, इतने दिखे, 1 प्लस अल्फा 1 बटा 2 माइनस 1, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ माइनस का 1 बटा 2, ठीक है, ये भी तो लिख सकता हूँ। और माइनस का 1 बटा 2 ये, और सैद्धांतिक कण हम कितने लेके चले थे, 1 मोल, तो मैंने 1 लिख दिया। अब हमको बांटव पूर्णांक का मान पता है, अभी निकाला था 1 बटा 2 आया, और 1 प्लस अल्फा, और ये आया माइनस 1 बटा 2, ठीक है, और ये बटा 1। अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, पहले इस 1 को इधर पक्षांतरण करके ले जाओ, तो 1 बटा 2 माइनस 1 बराबर अल्फा माइनस 1 बटा 2, यहाँ भी माइनस का 1 बटा 2 बचेगा, यहाँ भी माइनस का 1 बटा 2, तो अल्फा कितना आ गया हमारे, लगभग 1 आ गया। अगर आप वो पूरी वैल्यू लिखोगे 0.54 आई थी, तब ये थोड़ा सा कम बचेगा, इसलिए उसमें उत्तर आया 99%, ठीक है। तो समूहन लगभग अगर प्रतिशत में निकाले तो इंटू 100 कर दो, तो आएगा 100% समूहन हुआ है। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। और कोई प्रॉब्लम हो, अब आपको आज कौन सी प्रॉब्लम करनी है, आज आपको प्रॉब्लम करनी है 5.6 को 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, ठीक है।